गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको करवा रहा हूँ एमएम अप्रोच, मोडगिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसमें बच्चों हम ये सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हम कैसा भी डिजाइन करें। इसमें हम अभी आर्बिट्रेज प्रोसेस भी सीखेंगे, तो एक बार देखो अभी डिटेल में करते हैं बच्चों। एमएम अप्रोच, एमएम में ना मोडगिलानी एंड मिलर कहते हैं कि किसी भी तरह से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आपकी डेट इक्विटी मिक्स कुछ भी हो, वो कहता है कि ना केओ पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही वैल्यू ऑफ फर्म पे, जबकि ऐसा होता थोड़ा है, लेकिन उसने इस चीज को प्रूव किया। ये मान लो बच्चों आपकी केडी है, वो कांस्टेंट ही रहेगी, ये केओ मान लेता है वो, और के ही कहता है एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ेगी। केओ का लिंक होता है, एक्चुअल में केओ पता कैसे निकलता है, ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। तो मैं यूं भी कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ। जब किसी भी स्टेज पर केओ चेंज नहीं होना तो वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज नहीं होगी। तो उसने यहाँ पर एक और से भी समझाया डायग्राम से, जो हमने लास्ट क्लास में बच्चों डिस्कस किया। ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है। वो कहता है कि ये वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी। अगर आप इक्विटी घटाओगे और डेट बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कैसे? एक तो उसने अपना फॉर्मूला दिया। उसने बच्चों फॉर्मूला यूं दिया, वो कहता है कि सीधा सीधा लीवरेज का फायदा इक्विटी को मिलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। जैसे मैं समझाता हूं, के ई एल इज इक्वल टू के ई यू प्लस के ई यू माइनस के डी इंटू डेट अपॉन में इक्विटी। ये हमने अभी फॉर्मूला किया था, जिसके बेसिस पर उसने कहा कि एक फॉर्मूला और देता है वो कहता है के ओ यू इज इक्वल टू के ओ एल, या फिर आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बराबर होंगे जब कोई टैक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए ना उसने एक इमेजिनरी प्रोसेस बनाई। वो कहता है मान लो डेट का बेनिफिट एकदम से फर्म को मिल जाता है तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। देखो बच्चों, आर्बिट्रेज का मतलब होता है इमेजिनरी। ये आपको दोनों वे में लेकर चलेगा कि मान लो आपने डेट लिया और आपको उसका लीवरेज का फायदा मिला, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ी, तो वो कहते हैं वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। दूसरी फर्म और पहली फर्म जिसमें लीवरेज है और जिसमें नहीं है, वो दोनों सेम रहेंगी। तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है, वो हम करते हैं। देखो बच्चों 48 क्वेश्चन करते हैं। देयर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड, एम लिमिटेड, हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बच्चों ये तो इसकी एजम्पशन होती है कि जो ईबीआईटी है वो सेम है। एम लिमिटेड जो है वो एक लीवर्ड कंपनी है, उसके ऊपर डेट है 1 लाख का एट द रेट ऑफ 7%। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10%, एम लिमिटेड 11.5%। फाइंड आउट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरीड ऑन। तो बच्चों एक सिंपल सी बात समझनी है कि जो ईबीआईटी है ना, अगर वो सेम है दो कंपनी की, तो चाहे भले ही डेट हो, एमएम अप्रोच कहती है विदाउट टैक्सेस, जिसका आर्बिट्रेज प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी। अगर ना हुई तो उस केस में इन्वेस्टर शिफ्ट होंगे कहां से, जहां वैल्यू ज्यादा है वहां से कम वाली वैल्यू की तरफ। तो उधर डिमांड बढ़ेगी, उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इधर सप्लाई बढ़ेगी, डिक्रीज होगी। तो कुल मिलाकर वैल्यू ऑफ फर्म दोनों की बराबर आ जाएंगी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे पता क्या, हम लोग ना यहाँ दोनों फर्म के बारे में लिख देते हैं, एन लिमिटेड और एम लिमिटेड। इंफॉर्मेशन को अपने लिए बिल्कुल सिंपल करेंगे। हमने लिख दी इनकी ईबीआईटी। इनकी जो ईबीआईटी है ना वो 20,000 है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है जो एम लिमिटेड है ना वो लीवर्ड है, तो उसका इंटरेस्ट लेस होगा। तो हम इंटरेस्ट लेस करेंगे 1 लाख के ऊपर 7% से 7,000। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, टैक्स होते नहीं है बच्चों। ईबीटी आ गया,
20,000 13,000। क्वेश्चन में आपको इसी को आप EAE कहेंगे। क्वेश्चन में आपको KE गिवन है, एन लिमिटेड का 10%, एम लिमिटेड का 11.5%। अब बच्चों इसको इससे डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 2 लाख, और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 1,13,043। फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे बच्चों, इसमें वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे जो कि है 1 लाख। तो अब आप देखो बच्चों, लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है। अब पता है क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टर है बच्चों यहां से यहां शिफ्ट करेगा। आप सोचेंगे क्यों बच्चों, उसको 20,000 रुपए रिटर्न मिल रहे हैं, यहाँ 2,13,043 इन्वेस्ट करके यहाँ 2 लाख, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ माना जाता है कि सारे इन्वेस्टर रैशनल हैं। रैशनल का मतलब यही होता है कि वो गलत डिसीजन लेंगे ही नहीं, तो सब लोग शिफ्ट करेंगे। तो एक बार हम करते हैं कि उनको शिफ्ट होने से कितना फायदा होगा। तो हम एक बार ना कोई भी एक इन्वेस्टर मान लेते हैं, लेट X be an investor having 10% equity shares in M Limited। तो बच्चों उसके पास 10% इक्विटी शेयर है M Limited। हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है वो समझते हैं। अगर बच्चों मेरे पास 10% शेयर है, मैं X हूं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, जो शेयर्स है ना यहां वो है 1,13,043 की, उसका 10%, और अर्निंग हो गई मेरी इनकम 13,000 रुपीज ये पे कर रहे हैं इक्विटी वालों को, 10% वालों को 1,300। अब बच्चों क्या करेंगे कि X को पता है कि मुझे एन लिमिटेड में शिफ्ट होने में फायदा है। यहाँ ना बच्चों अजम्पशन में मैंने आपको पढ़ाया कि पर्सनल डेट और कॉर्पोरेट डेट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम रेट रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, और अपना रिस्क परसेप्शन भी वो सेम रखेगा अगर इन्वेस्टर, क्योंकि आपको रिस्क लेने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, लेकिन वो कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बढ़ सकती। तो हमने यहाँ क्या किया, आप सुनना, हम यहां करेंगे कि X विल सेल his equity shares in M Limited and to maintain his risk he will borrow। अब आप देखो बच्चों 10% उसके पास शेयर्स थे, अगर 1 लाख रुपए का डेट था एम लिमिटेड पर, तो समझो 10,000 का प्रपोर्शनेट डेट तो एक्स पे भी था। तो एक्स विल सेल हिज इक्विटी शेयर इन एम लिमिटेड एंड टू मेंटेन हिज रिस्क ही विल बोरो ₹10,000 डेट एट द रेट ऑफ 7%। अब बच्चों अगली चीज क्या समझनी है वो देखना, he will invest 21,304.30, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इतने के भी के 10,000 उधार लिया। कई बार बच्चा पूछता है सर उधार क्यों ले लिया। आप एक चीज समझो बच्चों, अगर आप एक फैमिली में मेंबर हैं, एक फर्म में पार्टनर हैं, एक कंपनी में आप शेयर होल्डर हैं, आपके पास 10% शेयर हैं, तो आप समझो कंपनी का जितना डेट है उसका 10% हिस्सा आपके ऊपर प्रोपोर्शनेट बर्डन है। तो अगर आप अनलिमिटेड में आ रहे हैं, वहां कोई डेट नहीं है, तो आपका रिस्क कम होने के कारण कई तो कम हो जानी है। हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि उस इन्वेस्टर की पोजीशन, मतलब डेट बढ़ने के कारण जो फायदा मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन फर्म को और कोई फायदा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि एक्स अपने इक्विटी शेयर बेच देगा, अपने रिस्क परसेप्शन को मेंटेन करने के लिए 10,000 बोरो करेगा। अब वो 21,304 रुपए 30 पैसे इन्वेस्ट करेगा इन एन लिमिटेड। अब बच्चों उसने ये पैसे एन लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिए। अब उसकी पोजीशन देखना,
तो हीज पोजीशन, तो उसकी पोजीशन अब बच्चों हो गई इन्वेस्टमेंट, पर्सनल तो वही की वही हुई 11,304.30। तो अब सबसे पहले ना आप हीज अर्निंग लिखो बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी ना उसने लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट भी जाएगा, तो उसको अनलिमिटेड से 20,000 रुपए दिए हैं उन्होंने 2 लाख वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 21,304.30 है तो हमें वहां से प्रोपोर्शनेट मिलेंगे 2130.43। हमने 10,000 का डेट ले रखा है 7% पे, तो इंटरेस्ट जाएगा ऑन डेट 700। तो अब इनकम हो जाएगी 1430.43 प्रॉफिट। तो आप देखो जहां 1300 कमा रहा था वहां हो गया उसका 1430, सेम इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे उतने ही लगे हुए हैं। तो हीज आर्बिट्रेज गेन, उसका इमेजिनरी गेन अगर ये प्रोसेस फॉलो होती है तो कितना हुआ 1300 घटाकर 130.43। आराम से देख लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। Following data is available in respect of two companies having same business risk। क्योंकि हम ये तो मानेंगे कि वो कंपनी सेम है, बस एक लीवर्ड है और दूसरी अनलीवर्ड है। हमें उसके बाद कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, EBIT 30,000, KE 12.5%, डेट के आगे इंटरेस्ट का रेट दे रखा है। इन्वेस्टर जिसके पास 15% शेयर हैं लीवर्ड कंपनी में, calculate increase in annual earning of investor if he switches his holding from levered to unlevered form। उसने बच्चों जैसे परफेक्ट कंपटीशन में ना समझाते हैं कि मान लो A है B है, पहले तो उसने ये एजम्पशन ले ली कि मार्केट परफेक्ट है, जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, ये चीज मान लो 4 रुपए की बेच रहा है और ये 4 रुपए 10 पैसे की बेच रहा है, तो सारे कंज्यूमर को पता है कि ये 4 रुपए की बेचता है, तो धीरे धीरे क्या होगी कंज्यूमर की शिफ्टिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड 0 पे पहुंच जाएगी। इसलिए तो उसका डायग्राम इस तरह से बनता है कि जो आपका मार्केट प्राइस डिसाइड कर रही है उस पे आपकी डिमांड इनफाइनाइट है। तो वो इसी तरह से यहाँ पर क्या अजम्पशन लेता है कि इन्वेस्टर शिफ्ट होंगे। वो कैसे शिफ्ट होंगे वो हमने 48 में भी सीखा, अभी 49 में देखो। तो 49 क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं। हमने यहाँ लिखा बच्चों लीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी, तो अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से है। कुल मिलाकर वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कभी हम लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाएंगे, कभी अनलीवर्ड से लीवर्ड में। अभी इसने कहा है कि कैसे एक इन्वेस्टर बेनिफिशियल होगा उसकी होल्डिंग लीवर्ड से अनलीवर्ड में शिफ्ट होने पर, तो अभी चेक कर लेते हैं बच्चों। इसने ना EBIT बता रखी है दोनों केसेस में 30,000। अब अनलीवर्ड में जब कोई डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट किस लिए जाना है, इंटरेस्ट किस केस में जाएगा? आप कहोगे सर वो तो लीवर्ड में जाएगा। कितने का डेट है? 1 लाख का। कितने परसेंट वाला? 10%। तो बच्चों 1 लाख का करो 10%। हमने किया, ये आ गया 10,000। अब एक बार घटा दो आप, ये आपके पास आ गई EBT 20,000 और यहां पर 30,000। अब आप पता है क्या करो, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इन्होंने दे रखी है आपको 12.5%, तो हमने लिख दी 12.5%। बच्चों 12.5% को ऐसे ही तो लिखेंगे। अब आप लिखो वैल्यू ऑफ इक्विटी, हमने किया डिवाइड। यहां अगर कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1,60,000 और यहां कर रहा हूं तो 2,40,000। इसमें हमने ऐड किया वैल्यू ऑफ डेट। कितने का डेट है बच्चों? डेट है 1 लाख का। मतलब आप ये समझो कि इसकी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है जिसमें डेट ऑप्शन है, तो अभी आपको वो शो करेगा कि कैसे वापस इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जिसने यहाँ पर 2,60,000 रुपए लगाए टोटल अगर मान लो, और वहां उसको कमाई मिल रही है 30,000,
इसकी बजाय यहाँ 240 लगाकर 30,000 रुपए कमाई है, तो वो सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे, लीवर्ड से अपनी होल्डिंग बेच बेच कर अनलीवर्ड में जाएंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल लेना है कि एक इन्वेस्टर जिसके पास 15% शेयर हैं लीवर्ड कंपनी में, उसकी एनुअल अर्निंग कितनी इंक्रीज होगी उसके शिफ्ट होने पर, कहां से, लीवर्ड से अनलीवर्ड में। आप सिंपली बच्चों समझना, हर बार ऐसा होगा और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक इन दोनों फर्म की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। डिमांड इधर शिफ्ट होने पर हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू बढ़े और इसकी कम हो, तो एक स्टेज पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर बाय चांस एकदम से शिफ्टिंग होने के कारण इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी घट गई, तो लोग वापस भी आना शुरू कर देंगे। अभी हम सीखेंगे अनलीवर्ड से लीवर्ड में, अभी पहले किस में सीख रहे हैं, लीवर्ड कंपनी से अनलीवर्ड में जब शिफ्ट होते हैं। तो इसने माना है कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास कितने % शेयर है, 15%, तो हम उसको नाम देते हैं एक्स। तो लेट एक्स बी एन इन्वेस्टर हैविंग, तो जो एक्स है ना बच्चों, वो इन्वेस्टर है, उसके पास हैविंग 15% इक्विटी शेयर्स इन, अब वो किस कंपनी में है, वो है लीवर्ड कंपनी में, इन लीवर्ड कंपनी। हिज पोजीशन, उसकी आप बच्चों पोजीशन देखना, उसकी पोजीशन क्या है, वो ऐसे समझ लो, हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। हम कहेंगे देखो 1,60,000 की इक्विटी, 15% उसके पास है, तो 24,000 रुपए, और उसको कमाई कितनी हो रही है, हिज इनकम। इक्विटी वालों को ये देते कितने हैं, 20,000, क्योंकि डेट का इंटरेस्ट देने के बाद बाकी इक्विटी के हैं, तो 15% के हिसाब से 20,000 का 15% बच्चों 3,000 कमा रहा है। अब हमें ये देखना है कि अगर वो लीवर्ड से अनलीवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, तो बच्चों जो बेसिक एजम्पशन है ना वो चलती है कि कोई पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, जो इंटरेस्ट का रेट है ना वो जो कॉर्पोरेट के लिए है वही पर्सनल के लिए है, और उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आप पढ़ते थे केडी विल रिमेन कांस्टेंट, और ये केडी सबके लिए सेम रहेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर उधार लेने गए हो तो आपको उसी रेट पर उधार मिलेगा जिस रेट पर किसको मिलता है, कंपनी को। तो अब इन्वेस्टर सोचता है कि कंपनी ने उधार लेकर कमाई बढ़ा रही है और वैल्यू बढ़ रही है, तो वो क्यों ना हम ही ले लें। तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि यहाँ 1 लाख का डेट है, उसके पास 15% शेयर है, तो उसके हिस्से का डेट कितना हो गया, 15,000। आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको समझ आ जाएगी। मान लो एक पर्सन के साथ मैंने पार्टनरशिप फॉर्म की, ठीक है, उस पार्टनरशिप फॉर्म ने, हमने किराए पर जगह ली, 10,000 किराया है, तो एज ए पार्टनर, 2 पर्सन है, हम इक्वल पार्टनर है, एज ए पार्टनर आपके हिसाब से मैं अपने ऊपर बर्डन कितनी फील कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर तो 5,000 की बर्डन है, क्योंकि 5,000 तो उस पर पड़ेगी क्योंकि हम इक्वल पार्टनर हैं। आप कहीं पर भी समझो, तो वहां पर अगर मान लो हमने 10 लाख का लोन लिया है, तो आपके हिसाब से मैं बैठे अपने ऊपर पर्सनल कितना लोन मान रहा हूं, मैं कहूंगा फॉर्म ने 10 लाख का लोन लिया है, इक्वल पार्टनर है, तो 5 लाख की बर्डन उस पर है, 5 लाख की मेरे पर है। तो सेम अगर कंपनी ने 1 लाख का डेट ले रखा है, मेरे पास 15% इक्विटी शेयर है, तो मेरे हिस्से का कितना डेट है, मैं कहूंगा 1 लाख का 15% 15,000। आप सोचेंगे ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि जब ये कह रहा है कि डेट लेने का फायदा मिलता है, इक्विटी की वैल्यू बढ़ती है, तो ये तो उस इन्वेस्टर को पता है कि मैं लीवर्ड फॉर्म में हूं तो मुझे अर्निंग तो ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर अर्निंग उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती तो वो अपने आप बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, वो अपना पर्सनल डेट लेकर अनलीवर्ड में चला जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं बच्चों, क्या ऐसा होगा उसको बेनिफिट। तो हम लिखेंगे नाउ एक्स विल बोरो ₹15,000, 15,000 कहां से आए, 1 लाख का 15%, टू मेंटेन हिज रिस्क, क्योंकि उसके हिस्से का रिस्क वही था, रिस्क कह लो लीवरेजिस कह लो, अपनी लीवरेजिस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो 15,000 रुपए बोरो करेगा। एंड इन्वेस्ट रुपीज, यहाँ 24 ये हैं, 15 ये हैं, 39,000 इन अनलीवर्ड कंपनी। और कहां इन्वेस्ट कर देगा, अनलीवर्ड कंपनी में। अब अनलीवर्ड कंपनी में पता है क्या सिस्टम है बच्चों,
उनको कमाई हो रही है 30,000 रुपये। मतलब अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, 30,000 रुपये मुझे देंगे अगर मैं 240 के उनके शेयर्स खरीद लूंगा, और मैंने कितने के खरीदे हैं? 39,000 के। तो मेरी पोजीशन देखना क्या होगी, हिज पोजीशन। इसमें से मेरे कितने हैं अपने? तो आप कहोगे वो तो 24 ही है, हिज ओन इन्वेस्टमेंट। अब उसकी अर्निंग देखना, आप कहोगे वो तो 24 ही है, 15 तो उधार लेकर लगा रखे। और हिज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया, कंपनी 30,000 रुपये दे रही है 240 पर, इसके पास 39,000 की होल्डिंग है, तो इसको प्रोपोर्शनेटली कंपनी कितना देगी? बच्चों चेकआउट करते हैं। 30,000 डिवाइड में 240 इंटू 39,000, तो ये आ गया बच्चों 4875। और इस 4875 में से लेस कर देंगे क्या? इंटरेस्ट जो इसको देना पड़ेगा। अभी ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? इसने 15,000 रुपये बोरो किए। इंटरेस्ट का जो रेट है वो है बच्चों 10%, तो हम कर देंगे 10% ऑफ 15,000, 1500। तो मतलब इसको नेट मिलेंगे 3375। पर्सनल डेट लेकर आया है हिज ओन इनकम, इसकी इनकम कितनी हो गई? 3375 सेम इन्वेस्टमेंट से। यहाँ कितने कमा रहा था? 3,000। तो क्या इसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए? हम कहेंगे बिल्कुल। तो हिज आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब है इमेजिनरी। आप सोच रहे हो कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें यूं गेन होगा, तो सारे लोगों को यही गेन दिखेगा, सारे लोग शिफ्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू डाउन आएगी जिसकी ज्यादा है, और दूसरे की बढ़ेगी। दोनों फर्म की वैल्यू क्या हो जाएंगी? एक जगह पर आकर सेम हो जाएगी। तो ये इसके थ्रू समझते हैं। अभी कई सारे एग्जाम्पल है बच्चों, बाद में अनलीवर्ड से लीवर्ड में ही जाएंगे। हमारा शिफ्टिंग का क्राइटेरिया क्या है? दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अर्निंग हमेशा दोनों की सेम दे रखी होगी। तो आप ये समझो कि अगर इन्वेस्टर वैल्यू ज्यादा होगी जिधर, उधर से शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो कम पैसे लगाकर ज्यादा इनकम कमाना चाहेगा। यहाँ 240 लगाकर 30,000 कमाई है, यहाँ 260 लगाकर 30,000 कमाई है, तो किधर शिफ्ट होना चाहेगा? 240 वाली साइड पर। तो उसको आर्बिट्रेज कितना गेन होगा ये कैलकुलेट करना है। यही है 48 में, यही 49, उसका ये रहा बच्चों आर्बिट्रेज गेन 375। अभी जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें क्लियर होंगी अच्छे से बच्चों। द फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग टू कंपनीज एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास। कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है। बच्चों आराम से समझेंगे, कितने शेयर्स हैं? 90,000, मार्केट प्राइस 1.20, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,08,000, यहाँ पर 150, डिवेंचर 60 के, ईबीआईटी दोनों का सेम है। ऑल प्रॉफिट आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, वो तो एमएम की अपनी एजम्पशन है कि सारी की सारी अर्निंग इंटरेस्ट देने के बाद शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक्सप्लेन हाउ एमएम अप्रोच an investor holding 10% of share of company X will be better off in switching his holding to company Y। तो अब आपको एक बार करके दिखाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकी पोजीशन को लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, हमने बच्चों यहां पर लिखा कंपनी X, कंपनी Y, ठीक है। अब इससे आगे बढ़े हम लोग, हमने ना यहाँ ईबीआईटी लिखा, कितना है ईबीआईटी? 18,000। अब जो कंपनी एक्स है ना बच्चों, उसमें डेट है और वाई में नहीं है। 60,000 पे 6% से कितना इंटरेस्ट जाएगा? 3600। घटाओ फिर, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट 6% ऑफ 60,000, 3600। ये इसमें से घटा दो, 14,400, 18,000, ये आपकी आ गई ईबीटी। अब एक बार बच्चों देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी वो समझना। यहां 90,000 शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस 1.20 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हम कहेंगे 90,000 इंटू 1.20। दूसरे के केस में यहां अगर मैं देखूं तो 150 इंटू 1, यहां 1,08,000 आ गया, यहां 150 आ गया।
वैल्यू ऑफ डेट, डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 60,000 और नील, तो ये हो गया 168, ये 150। बस बच्चों अब इसे आगे चलते हैं। आप देखो ना वैल्यू ऑफ फर्म किसकी ज्यादा है, दोनों में कमाई तो 18,000 ही है, तो लोग शिफ्ट करेंगे। उसने बच्चों आपसे कहा भी है एक्सप्लेन हाउ एमएम अप्रोच एन इन्वेस्टर होल्डिंग, उसके पास कितने परसेंट शेयर हैं, 10%, कंपनी एक्स में, विल बी बेटर ऑफ इन स्विचिंग हिज होल्डिंग टू कंपनी वाई। वो कैसे बेटर होगा एक्स से वाई में शिफ्ट होने में, एक इन्वेस्टर जिसके पास 10% शेयर हैं कंपनी एक्स में, तो हम बच्चों उसका नाम मान लेते हैं आर। लेट आर बी एन इन्वेस्टर होल्डिंग 10% equity shares in company X, his position, तो उसकी पोजीशन देखते हैं एक बार क्या है। बच्चों सिंपली देखो यहां 10% शेयर लिए बैठा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, हिज ओन इन्वेस्टमेंट, उसने कोई डेट नहीं ले रखा किसी तरह का, वो तो कंपनी ने ले रखा है। हिज ओन इन्वेस्टमेंट 10,800 और हिज ओन इनकम आप कहोगे 14,400 कंपनी दे रही है, 10% के हिसाब से 1440, 10% करना तो बिल्कुल आसान है ना बच्चों, 14,400 का 10%। अब उसको पता है कि मैं इधर से क्यों ना इधर शिफ्ट हो जाऊं, यहाँ कम वैल्यू लगाकर ज्यादा अर्निंग है, तो वो शिफ्ट होगा कैसे, तो अब यहां लिखेंगे नाउ आर विल बोरो। उसको पता है कि जिस कंपनी में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ वो अनलीवर्ड है, तो वहां मेरा रिस्क कम होगा, तो कमाई तो इस अकॉर्डिंग कम हो जानी चाहिए, तो वो कहेगा मैं तो अपना रिस्क मेंटेन करूंगा। इन्होंने अगर 60,000 का डेट ले रखा था, मेरे पास 10% होल्डिंग है, तो मेरे हिस्से का डेट 6,000, उस फॉर्म में जाते ही मेरे ऊपर कोई डेट नहीं होगा, तो मैं पर्सनल डेट ले लेता हूँ 6,000 ताकि मेरा रिस्क वही रहे। तो नाउ आर विल बोरो ₹6,000 डेट एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो सेम रहेगा, टू मेंटेन हिज रिस्क, टू मेंटेन हिज रिस्क लीवरेज। अब उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, आर विल इन्वेस्ट 10,800 ये हैं, 16,800 इन कंपनी वाई। लेकिन ये कहना कि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़िया नहीं बच्चों, तो हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन अब क्या होगी, हम कहेंगे उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो अभी भी 10,800 है, 6,000 तो उधार लेकर वहां लगाया है, उस उधार पे वो इंटरेस्ट देगा, लेकिन आप समझो ना उससे उसको वहां कितने मिलेंगे कंपनी वाई से, ये कंसीडर करते हैं। हिज इनकम बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले वो कितने कमा रहा है, हम कहेंगे देखो कंपनी दे रही है 18,000 रुपए 150 पे, 18,000 रुपए 150 पे, तो जिसने ऐसी फर्म में 16,800 लगाए हैं उसको कितने रुपए कमाई होगी, चेक करते हैं। 18,000 डिवाइड में 150 इंटू 16,800, तो बच्चों 2,016, इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें बच्चों, तो उसको कितने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, आप कहोगे उसने 6,000 का डेट ले रखा है, 6% वाला 360, अगर वो 360 इंटरेस्ट पे कर देगा तो इसकी अपनी इनकम कितनी हो जाएगी, हिज ओन इनकम, तो हमने लेस कर दिया बच्चों। ये अमाउंट आ रहा है 1656, यहां कितने कमा रहा था बच्चों 1440। अब मेरे से कोई पूछे कि उसकी कितने रुपए फायदा हो रहा है, मैं कहूंगा डिफरेंस कर लो, हिज आर्बिट्रेज गेन, उसको शिफ्ट होने में कितना फायदा है, हमने लेस किया 216। उसका जो आर्बिट्रेज गेन है उसने यही पूछा था ना कि अगर एक इन्वेस्टर जिसके पास 10% शेयर है
कंपनी एक्स के वो कैसे बेटर होगा, तो वो 216 रुपए, तो हम कहेंगे द इन्वेस्टर विल गेट ₹216 more income by shifting from company X to company Y. कंपनी वाई। एक बार बच्चों आप ना रिव्यू दो कि समझ भी आए या ऐसे ऊपर से गए, क्योंकि रीजन क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब सपनों की दुनिया में ले जाना, इन द सेंस कि बच्चे को पहले आप समझाओ कि अगर आप इस तरह से शिफ्ट करेंगे, सब सोच में चल रहा है। वो जो आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। एक सिंगल मार्केट कैसे हो सकती है? लेकिन आप कहोगे सर वो चीजें अब आजकल होने तो लग गई, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो लोग क्या करते हैं, जो ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो वो अगर अलग अलग प्राइस ले रहे हैं तो सारे लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके पास भी स्टॉक बच्चों अनलिमिटेड नहीं होते। आप देखना कई चीजें आपको एक के पास मिलेंगी, दूसरे के पास नहीं मिलेंगी, तो चाहे वो अमाउंट में फर्क भी हो, अगर चीज ही अवेलेबल नहीं है तो रेट अलग देना पड़ेगा। लेकिन ये यूं मानते थे ना परफेक्ट कंपटीशन में कि अलग रेट चार्ज ही नहीं हो सकता। तो सिमिलरली बच्चों एमएम अप्रोच में वो मानता है कि वैल्यू ऑफ फर्म अलग नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगा? कांस्टेंट, और उसको वो अपनी आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता है। वो सीधा एक बात मानता है ना कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो सकता। अब लॉन्ग टर्म का मतलब कितने साल, ये कुछ नहीं है। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इतनी सारी अपनी अजम्पशन लगवा दी कि कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कंपनी को जिस रेट पर डेट मिलता है उसी रेट पर पर्सन को मिलेगा। बच्चों ऐसे कैसे फिजिबल है? पॉसिबल नहीं है। अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसका काम नहीं चलेगा। तो वो अजम्पशन के साथ अपनी बात कहता है। एक बार आप देख लो आपको प्रोसेस समझ आई या नहीं, आप आराम से देख लो और पूछो कि जो नहीं समझ आए। हर बार सेम करेंगे आर्बिट्रेज में, और कुछ नहीं सिखाने का होता बच्चे को, बस ये होता है कि सर हमें जस्ट और जस्ट क्या करा दे, ये इस अकॉर्डिंग प्रोसीजर। मैं 51 आपको करा रहा हूं, इसमें ना बच्चों हम लोग शिफ्ट करेंगे अनलीवर्ड से लीवर्ड की तरफ। तो उस केस में कैसे होता है ध्यान देना। द फॉलोइंग द डेटा रिगार्डिंग टू कंपनीज, तो बच्चों दो कंपनी हैं एक्स एंड वाई, बिलोंग्स टू सेम रिस्क क्लास। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई करके इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस आ जाएगी, डिवेंचर की है ही सही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो बच्चों दोनों का सेम है, तो नो डाउट वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऑल प्रॉफिट आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। Explain how MM approach, Modigliani and Miller approach, an investor holding 10% of share in company Y will be better off। तो बच्चों पर्सन अब कहां शिफ्ट करेगा? अनलीवर्ड फर्म से लीवर्ड की तरफ। तो कैसे उसको फायदा होगा चेक कराता हूं कि हमें दोनों कंपनियों के केस में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लिख देनी है। कंपनी एक्स, कंपनी वाई, हमने यहां इनकी ईबीआईटी लिख दी। कितनी कितनी है हमारी? 18,000 ईच। इसके बाद बच्चों इन्होंने बताया है कि जो कंपनी एक्स है वो लीवर्ड है, तो इंटरेस्ट जाएगा 60,000 का 6%, 3600, 14,400, ये ईबीटी आ गया 18,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी 90,000 इंटू 1, 150,000 इंटू 1.20। वैल्यू ऑफ डेट, डेट की वैल्यू है बच्चों अगर मैं यहां देखूं तो 60,000। तो अगर ये ना भी कहता ना क्वेश्चन में, तब भी हमें पता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना बच्चों, वो जो ज्यादा है हम दूसरे की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि कम पैसे लगाकर सेम अर्निंग हो सके। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो हम लिखेंगे लेट। अब हम मान लेते हैं कि आर एन इन्वेस्टर, इसने बताया 10% शेयर है, हैज 10% इक्विटी शेयर्स इन कंपनी वाई।
हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है? हिज पोजीशन इज, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? अगर हम यहां देखें तो 18,000, 1,80,000 का 10%, और इनकम बच्चों अगर यहां देखें तो 18,000 का 10% 1,800। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ तो यहां अगर हम बात करें, कंपनी वाई से एक्स में जाने में बेटर है, तो ये करेगा क्या? नाउ आर विल सेल हिज शेयर्स, हिज इक्विटी शेयर्स इन कंपनी वाई। लेकिन बच्चों कंपनी वाई में तो कोई डेट ही नहीं है, तो लीवर्ड में आएगा तो वैसे भी अर्निंग का फायदा होना है, तो वो अपने रिस्क को मेंटेन करने के लिए प्रपोर्शनेटली डिबेंचर भी परचेज कर लेगा इनके, ताकि उसके ऊपर उतना ही मतलब डेट हो जितना उसने आप डिबेंचर परचेज कर रखी है। अब हम लिखेंगे आर विल सेल हिज इक्विटी शेयर्स इन कंपनी वाई टू मेंटेन हिज रिस्क। R will purchase equity shares and debenture proportionately। अब proportionately कैसे आएगा बच्चों? यहां आप देखो, इसमें ना 90 और 60 3:2 है, वो अपने टोटल पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करेगा। तो R will purchase, उसके पास 18,000 है ना, 18,000 का मैंने 3/5 किया, 10,800 रुपीज इक्विटी शेयर्स एंड 2/5 कर दिया बच्चों 7,200 डिवेंचर्स। ये उसने इन्वेस्ट कर दिए ताकि उसके ऊपर रिस्क वही रहे। अब बच्चों एक बार देखो हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो हम कहेंगे वो तो सेम, दोनों को मिलाकर 18,000। लेकिन उसकी इनकम देखना बच्चों, सबसे पहले तो आप कहोगे कि जो उसने डेट खरीद रखा है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है ना वो 6% से दे रही है, तो 7,200 का 6% किया मैंने, ये 432 आ गया। और इसको जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा? कंपनी बच्चों जो भी अर्निंग है वो इंटरेस्ट देने के बाद डिविडेंड के तौर पर बांट देती है 14,400। कितने के इक्विटी शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स हैं 90,000 के, और यहाँ 10,800। तो हम इसको करते हैं, हमने इसका किया 14,400 डिवाइड में 90,000 इंटू 10,800, तो ये आ गया 1728, और दोनों का टोटल किया तो 2160। तो बच्चों वहां 1,800 कमाई हो रही थी, यहाँ 2,160। तो हिज आर्बिट्रेज गेन, उसका आर्बिट्रेज गेन कितना हुआ? इस टोटल 360। ये बच्चों ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप आराम से देखो क्वेश्चन को, मेनली कंसेप्चुअली सीखना है कि हो कैसे रहा है। और बच्चे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अटेम्पटेशन पर भी, कि अटेम्पटेशन कैसे करनी है, उसने रिस्क को मेंटेन करना है। अगर वो लीवर्ड से अनलीवर्ड जाएगा तो समझो कि वो डेट लेकर जाएगा, और अगर वो अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहा है तो वहां भी डेट परचेज करेगा ताकि उसका रिस्क मेंटेन रहे। और फिर वो शो करता है कि देखो आर्बिट्रेज गेन ऐसे करके सारे इन्वेस्टर शिफ्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली दोनों कंपनियों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम फ्यूचर में। मान लो मैं एक ऐसी फर्म में हूं जिसमें कोई डेट ही नहीं, और मैं दूसरी फर्म में शिफ्ट हो रहा हूं क्योंकि इधर ज्यादा वैल्यू पर कम कमाई हो रही है। तो मैं क्यों कंपनी वाई में बैठा रहा हूं? मैं सोचता हूं मैं कंपनी एक्स में शिफ्ट हो जाऊं, वहां मुझे कमाई ज्यादा मिलेगी, लेकिन वहां डेट है। और मेरी सोच है, मैं कंजर्वेटिव नेचर का हूं कि मैंने डेट नहीं लेना। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं करूं क्या। देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आप समझना कैसे है।
मैं ना किसी पर्सन के साथ पार्टनर बना हूं। पार्टनर हम लोग इसलिए बने हैं क्योंकि जो जिस तरह के प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं ना, उसकी एक अलग सेक्टर में पूरी मतलब पकड़ है और मेरी दूसरे सेक्टर में, तो हम दोनों को पता है मिलकर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुझे ना उसकी एक आदत से दिक्कत है, वो ना थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है मेरा जो पार्टनर की, वो डेट लेने में इंटरेस्टेड है और मैं हूं नहीं। अब बात जब भी डेट की होती है मैं मना करता हूं तो थोड़ा माहौल खराब होता है, क्यों डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि डेट ज्यादा लेंगे तो उससे हमें फायदा होगा बिजनेस में, कि इंटरेस्ट रेट कम जाएगा, कमाई ज्यादा होगी, तो पर्सनल पैसे कम होने के बावजूद कमाई है। लेकिन मेरी सोच उससे अलग है, मैं मानता हूं कि बिजनेस में डेट नहीं होना चाहिए। तो अब बच्चों क्या हुआ, वो मेरे से कहता है कि मैं तो सिर्फ 25 लाख ला सकता हूँ, मेरे पास पैसों की दिक्कत ही नहीं, मैं जो उसको कहूँ कि भाई डेट ले या कुछ, और वो मेरे को कहता है कि, और मैं यूं भी सोच का नहीं हूं कि मैं डेट दे दूं, कि मैं आप डेट दे दूं, तो क्या है कि 25 लाख मैं ही लगा रहा हूं, इक्वल पार्टनर है, ऐसे डिसाइड हुआ था, कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, तो 25 वो लगा रहा है तो 25 ही मैं लगा रहा हूं। लेकिन बिजनेस में 70 लाख चाहिए, तो 20 लाख की डेट की हो गई पक्का। वो कहता है मेरे पास अभी और पैसे नहीं है, मैं 10 लाख नहीं लगा सकता 35-35 लगाकर, तो कहता है डेट ही लेते। तो मैंने सोचा ये डेट कह रहा है अनऑर्गेनाइज सोर्स से ही कह रहा है, किसी से कहता है ले लेते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका काम ही फाइनेंस करने का, अब मैं बेटे सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये डेट के बिना मान तो रहा नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे करूं कि जो फ्रेंड से उधार लेना है 20 लाख, 10 लाख अपने दे दूं उसको, ताकि फर्म के ऊपर डेट होगा 20 लाख रुपए का, जो 10 लाख का मेरे ऊपर डेट होगा ना, वो 10 लाख मेरे ही दिए हुए हैं, तो मेरे ऊपर तो बर्डन आएगी ही नहीं। समझ रहे हो बच्चों, ये एजम्पशन यहां लेगा जहां बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि सर ये क्या, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी। मतलब आप यहां से यहां शिफ्ट होगे, अगर आप 12% इक्विटी शेयर ले रहे हो तो 12% ही डेट लोगे, क्योंकि आप अपने ऊपर डेट की बर्डन रखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप पहले अनलीवर्ड कंपनी में पैसे लगाए बैठे हो। तो एक बार करते हैं स्टार्ट। तो एक बार देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं आप। देयर आर टू कंपनीज, यू लिमिटेड, एल लिमिटेड, इसने अनलीवर्ड और लीवर्ड के नाम से किया है एक तरह से। हैविंग सेम, एनओआई का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको आप ईबीआईटी कह सकते हो, 20,000, except that firm L Limited is a levered company having a debt of 1 lakh at the rate of 7% and cost of equity of U Limited and L Limited are 10% and 18%। ये KE भी दे दी दोनों की। अब क्या कहता है, शो हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क। आप देखो ना बच्चों, KE 10 से 18 हो गई, इतना बेनिफिट थोड़ा होता है डेट का। तो एक बार हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरह से वैल्यू ऑफ फर्म आती है, फिर शिफ्टिंग की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्लियर कहा था, बार बार हम पिछले एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म दोनों की सेम रहेगी अगर ईबीआईटी सेम है। तो एक बार करते हैं क्वेश्चन 52, यू लिमिटेड, एल लिमिटेड, हमने यहां बच्चों ईबीआईटी लिखा, जो ईबीआईटी है ना वो 20,000 है। अब इसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट, अगर 1 लाख का डेट है 7% वाला, तो इंटरेस्ट जाएगा लीवर्ड फर्म के केस में 7,000, घटा दो 20,000, 13,000, ये आपकी ईबीटी आ गई। ठीक है बच्चों, इसे आगे बढ़ते हैं। KE 10% यू लिमिटेड की और इसकी 18%। आप आगे बढ़ो, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ईबीटी को KE से डिवाइड कर दो, ईबीटी डिवाइड में KE, हमने किया बच्चों, ये 2 लाख आ गई। और इसकी वैल्यू एक बार कंप्यूट करते हैं, 13,000 डिवाइड में 0.18, 72,222। अब इसमें बच्चों ऐड कर देते हैं वैल्यू ऑफ डेट। पहले में तो कोई डेट है ही नहीं, दूसरे में 1 लाख का डेट है। बस बच्चों, ये आपका 2 लाख वैल्यू ऑफ फर्म हो गई,
ये 1,72,222। मतलब अब आप सोच रहे हो यू लिमिटेड से, क्योंकि वहां आपके कम पैसे लगकर आप ज्यादा कमाओगे, तो ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अभी आप सुनना आगे क्या है। हमें कहता है ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखना है कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास मान लेते हैं 10% होल्डिंग है, या वो कैसे बेटर ऑफ होगा, एल लिमिटेड में शिफ्ट होगा। तो हमने नाम ले लिया बच्चों उसका एक्स, अपनी तरफ से 10% मान रहे हैं ताकि आसान हो क्वेश्चन। लेट एक्स बी एन इन्वेस्टर having 10% equity shares in U Limited. His position, आपसे मैं कहूं कि उसकी पोजीशन क्या है, आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल, 2 लाख टोटल है तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो गई 20,000। ये बच्चों 20,000। और दूसरे नंबर पे हिज इनकम, आप कहोगे 20,000 रुपए टोटल इनकम है, उसमें से 10% के हिसाब से 2,000 रुपए। अब हमने प्रूव करना है कि वो बेटर ऑफ होगा किस में शिफ्ट होकर, एल लिमिटेड में। तो अब हमने यहां लिखा नाउ एक्स विल सेल हिज इक्विटी शेयर्स इन यू लिमिटेड ₹4,20,000। अब वो 20,000 इधर लेकर जाना चाहता है, लेकिन यहां तो डेट है बच्चों, यहां पर 1 लाख का डेट है और 72,000 ये हैं, 72,2। तो वो जब लेकर जाएगा 20,000 तो वो इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहेगा कि प्रपोर्शनेटली जितने परसेंट वो इक्विटी खरीदे उतने परसेंट डेट खरीद ले, ताकि जितना डेट उसके हिस्से का है वो तो उसने आप इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके ऊपर रिस्क नहीं रहेगा। तो एक बार देखना आप कैसे करेगा। एक्स विल परचेज इक्विटी शेयर्स and debt in L Limited to maintain his risk। अब वो रिस्क वहां तो कोई लिवरेज थी ही नहीं, तो वही यहां जाएगा, अपनी पर्सनल उसको कंसीडर करनी है। तो एक बार आप ध्यान देना बच्चों कैसे रहेगा। हिज ओन इन्वेस्टमेंट, मेरे से कोई पूछे 20,000 रुपए हैं, दोनों में इस तरह से लगाने हैं कि जितने परसेंट इक्विटी शेयर हो उतने परसेंट डेट हो, ताकि मेरे ऊपर रिस्क ना आए। तो मैं कहूंगा हिज ओन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। बच्चों आप सिंपली समझो, टोटल उनके यहाँ कितने रुपए मार्केट वैल्यू है, 172,222। और नीचे अगर हम देखें यही रख दो आप वैल्यू, मतलब आप ये समझो कि इस प्रपोर्शन में इक्विटी है टोटल वैल्यू में, और उसके पास 20,000 रुपए हैं, तो वो इस प्रपोर्शन में तो इक्विटी लेना चाहेगा। और डेट कितना लेना चाहेगा, आप कहोगे 1 लाख डिवाइड में 1,72,222 इंटू 20,000, ताकि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वही 20,000 रहे और उसकी कमाई बढ़े और रिस्क भी ना हो। क्योंकि आप लीवर्ड फर्म से अनलीवर्ड में जाएंगे कमाई कम होगी, अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे कमाई बढ़ेगी। वो कहता है मेरे को अपना रिस्क नहीं चेंज करना, उसी से तो फिर मार्केट वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि डिमांड शिफ्ट होगी। तो अभी देखो बच्चों 72,222 डिवाइड में 172,222 इंटू 20,000। तो हमने इसको सोल्व किया, ये आ रहा है 8387, और यहां पर किया हमने तो बच्चों ये आ रहा है 11,613। वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी 20,000 को। तो फिर उसकी इनकम कितनी होगी वो भी तो देखो ना। तो आप कहोगे उसको दोनों तरह की इनकम आएंगी, तो उसकी टोटल इनकम देखनी है पिछले वाले से। इंटरेस्ट, अगर उसने 11,613 रुपए के क्या परचेज कर रखे हैं, डेट, तो डेट के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट रेट दे रही है 7%, तो 7% ऑफ 11,613, और उसको डिविडेंड कितना मिलेगा। हम कहेंगे देखो सिंपली समझो, कंपनी 13,000 रुपए दे रही है, ये 72,222 पर 13,000 रुपए 72,222 पर इसने कितने लगाए हैं 8387 इक्विटी शेयर्स। अभी बच्चों कंप्यूट कर लेते हैं।
ये तो बच्चों आ गया 813 और यहाँ पर 13,000 डिवाइड में 7222 इंटू 8387, तो ये बच्चों आ रहा है 1510 रुपए। टोटल किया 2323, ये इसकी इनकम होगी। अब एक बार देखो ना बच्चों, यहाँ पर कमाई कितनी थी 2000, यहाँ पर कितनी होने लग गई, रिस्क है ही नहीं, वही सारा कुछ है, हिज ओन इनकम। तो मेरे से कोई पूछे कि उसका आर्बिट्रेज गेन क्या होगा शिफ्टिंग फ्रॉम, तो हम यहां लिखेंगे हिज आर्बिट्रेज गेन बाय शिफ्टिंग फ्रॉम यू लिमिटेड टू एल लिमिटेड 2323 माइनस 2000, बच्चों 323। ये लिटिल बिट टफ होता है समझने में। ये हो गया। एक बार आप दोबारा देखो, उसका रिस्क नहीं बढ़ा क्योंकि उसने जितना डेट उसके हिस्से का बनेगा एल लिमिटेड में, उतना डेट तो उसने आप खरीद लिया है, तो उसके ऊपर उसकी रिस्क परसेप्शन सेम रहेगी।